नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते खबरें तेज रफ्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नासिक में तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में होगी और वृद्धि। केंद्र की मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के पूरा होने की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज कुल 208 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में सेंट्रल कमेटी सदस्य समेत कई बड़े और इनामी कमांडर भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने AK-47 और इंसास जैसे 153 अत्याधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में। आज आयोग की अहम बैठक हो रही है, जिसमें कानून और प्रवर्तन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। इस बैठक में एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेड्स कमेटी और सुरक्षा बलों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के मुख्य सचिव और DGP ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार भी इसमें हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और भोजपुर जिले शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज तरिया और अमनौर में 2 जनसभा करेंगे। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में होगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर कहा कि जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हों, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते इस वक्त गुजरात का, जहां नया मंत्रिमंडल का गठन इस समय किया जा रहा है। ईश्वरना नामे सौगंध लऊ छूके कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना नायब मुख्यमंत्री तरीकेना गुजरात राज्यना नायब मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यो श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक वजावीश श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक बजावीश अने भय के पक्षपात राग के द्वेष विना तमाम लोगों साथे संविधान अने कायदा अनुसार न्यायपूर्वक वर्तीश हूँ हर्ष रमेश कुमार संघवी ईश्वरना नामे सौगंध लऊ छूके हूँ गुजरात राज्यना नायब मुख्यमंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारणा माटे लाववामां आवशे अथवा मारा जानवामां आवशे तेनी जाण एवा नायब मुख्यमंत्री तरीकेना
મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. માનનીય રાજપાલ શ્રી, ગુજરાતના પદનામિત મંત્રી શ્રી ઉપસ્થિત છે. એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સવજીભાઈ વાઘાણી. હું જીતેન્દ્ર સૌજીભાઈ વાઘાણી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધા અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું જીતેન્દ્ર સૌજીભાઈ વાઘાણી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં. અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં.
बधाई, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। श्री नरेश भाई मगन भाई पटेल। ये दो ना पहले। हूँ ईश्वરના નામે બોલી નામ હું નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। तो गुजरात से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन इसके साथ ही अब रुक करते इस वक्त महाराष्ट्र के नासिक का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं। हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हुआ करते थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर PSUs तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी पर्याप्त फोकस जितना होना चाहिए वो नहीं था। यही कारण था कि क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स के लिए हमें बाहरी देशों की ओर नजर उठाकर देखना पड़ता था, जिससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती थी और इसी चुनौती ने हमें सोच और नए रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाया है बल्कि इंडिजनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2014-15 में यहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन
अप्रॉक्सीमेटली 46,429 करोड़ हुआ करता था, वहीं आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। और यह सब भारत के अंदर जो करिश्मा हुआ है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। यह केवल फैक्ट्स नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे देश की यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की एक उड़ान है। इसी तरह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, जो कभी अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ से भी कम हुआ करता था, आज वह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारी टीम जिस जील के साथ और जिस मिशन के साथ काम कर रही है, 2029 आते आते हम इस फिगर को ले जाना चाहते हैं 3 लाख करोड़ रुपए तक का। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो इस समय मैक्सिमम 25,000 करोड़ है, उसको हम ले जाना चाहते हैं 50,000 करोड़ तक। साथियों, पिछले 10 वर्षों में जिस रफ्तार से भारत ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, वह वाकई में अद्भुत है, अनइमेजिनेबल है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर, सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। भारत के बारे में, भारत के डिफेंस के बारे में जो वह चर्चा उन्होंने की, मैं मित्रों यही कहना चाहता हूं, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है। पहले हम जो कुछ बाहर से खरीदते थे, वो अब सारी चीजें अपने देश में बना रहे हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने जबरदस्त प्रोग्रेस की है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम हाई डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यह सिर्फ मशीनों या हथियारों की बात नहीं होती है। यह हमारी सोच, यह हमारी क्षमता और हमारे आत्मविश्वास की एक नई कहानी होती है। साथियों, आपने देखा होगा कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। यह सफलता आपने हासिल की है, आप जैसे लोगों ने हासिल की है। आज हम स्पेस में भी अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं। आज हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री भी रैपिड ग्रोथ शो कर रही है। हमने मेक इन इंडिया के अंतर्गत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने और एरोस्पेस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन जैसे इनिशिएटिव्स भी उठाए हैं। साथियों, आज के समय में युद्ध के तौर तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं, आप सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, ड्रोन सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसी चीजें भविष्य की एक दिशा तय कर रही है। अब युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि अनेक फ्रंटियर्स पर भी लड़े जा रहे हैं। भारत को इस नई रेस में हमेशा आगे रहना है, हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। और मुझे लगता है भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के बारे में जो एक परसेप्शनल चेंज आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। आप जाइए दुनिया के दूसरे देशों में, बहनों भाइयों, भारत के बारे में जो उनकी धारणा बनी है, उसको उनके मुख के द्वारा सुनकर स्वाभाविक रूप से अपना भी सीना चौड़ा होता है। यही वजह है कि आज हम स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर इतना जोर दे रहे हैं। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस दिशा में भारत का एक मजबूत प्रतिनिधित्व कर रहा है। 1940 के दशक में स्थापित हुआ यह संस्थान आज हमारे देश के रक्षा क्षेत्र का बैकबोन बन चुका है।
अभी कुछ दिन पहले हमने MiG-21 की डीकमीशनिंग की थी। लंबे समय तक MiG-21 ने इस राष्ट्र की सेवा की और उसकी ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने में एचएएल ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। और MiG-21 को ऑपरेशनल सपोर्ट देने में आपका जो योगदान है, मैं हृदय से उसकी सराहना करता हूं। जब मैं एचएएल के परिश्रम, आप सब लोगों के मेहनत की यहां पर बात कर रहा हूं, तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एचएएल की जो बड़ी भूमिका रही है उस पर भी कुछ बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। मेरे साथियों, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो पूरा इतिहास है, उसमें महज कुछ पल ही ऐसे हैं, महज कुछ क्षण ही ऐसे हैं जब एक साथ पूरे सिस्टम की असली परीक्षा ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही एक मिशन था। इस मिशन में हमारी सेनाओं ने न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपने भरोसे को और भी साबित किया है। तो महाराष्ट्र के नासिक से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए तेजस का जो अपडेटेड वर्जन है मार्क 1A, उसे आज वायुसेना को सौंपा गया है। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 100 का जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन के सीट बंटवारे पर कहा कि एनडीए ने एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा की। अन्य नेताओं का प्रचार कार्यक्रम भी आज से शुरू है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो अंतिम दिन भी कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता का मानना है कि एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और तेज होगी। भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है, युवा अपना भविष्य देख रहा है। भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि महागठबंधन में महाटूट स्पष्ट हो गई है। उनका अस्तित्व नतीजों के साथ खतरे में आएगा और समाप्त हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि एनडीए ने बिहार में विकास किया है। एनडीए में युवा, कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलती है। बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार के साथ साथ तारापुर को सबसे समृद्ध और सबसे आगे ले जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तरिया और अमनौर में 2 जनसभा करेंगे। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में होगा। भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने छपरा सीट से खेसारी लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य में एनडीए की आंधी चल रही है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी। मुकेश सहनी पर उन्होंने कहा कि वो अलग हो या एकजुट रहे, तब भी एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल चल रहा है। बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जो राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के नाम सबसे ऊपर हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान को कदवा से टिकट दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आदि कर्मयोगी अभियान 2025 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगी, जिसकी थीम है विकसित भारत एट 2047 के लिए जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाना। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी का नाम दिया और सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र की क्षमता राष्ट्र ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर पूर्वोत्तर को उभारे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के लिए 8 टास्क फोर्स एरिया तय किए हैं। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास उद्योग, व्यापार एवं सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमेन इस समय भारत की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान आज वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। यूपी में परिजनों के इनकार के बावजूद राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के घर फतेहपुर पहुंचे। हालांकि इससे पहले हरिओम के परिजनों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और नहीं चाहते कि इस मामले में राहुल गांधी या कोई भी दल राजनीति करे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान कंपाला स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर परिसर का दौरा किया और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वहां एक पौधा लगाया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नवी मुंबई के रबाले MIDC क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गुवाहाटी में SIT CID टीम 2 आरोपियों को सुनवाई के लिए CJM कोर्ट लेकर गई। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि दीपावली के त्योहार से पहले किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त दी जा रही है। PM मोदी के कार्यकाल में हर रबी और खरीफ की फसल की MSP बढ़ाई जा रही है। तेलंगाना के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड आयोजित की गई। बैच में कई महिला अधिकारी भी शामिल। देश भर में आज रमा एकादशी मनाई जा रही है। प्रयागराज में रमा एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। गुजरात के पंचमहल में 2 बसों के बीच सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। पंजाब में धान कटाई सीजन के साथ पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता संबंधी एक बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने संयुक्त स्कूबा डाइविंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभ्यास गोवा तट से 75 समुद्री मील दूर एंग्रिया बैंक पर किया गया। भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिक अब बेहद अहम भाषा कौशल के साथ मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही देश भर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। कहीं मिठाई की दुकानों पर भीड़ उमड़ी है तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की शॉपिंग के लिए लोगों की लाइनें लगी हैं। मुंबई में दिवाली से पहले खरीदारी जोरों पर है। दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उधर मुंबई में मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्रों और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार की दीपावली खास नजर आ रही है। खास बात यह कि लोग सजावटी सामान की खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भुवनेश्वर में खरीदारी का सिलसिला जोरों पर है। लोग कपड़े, सजावट का सामान, मिठाइयां, उपहार खरीदने में व्यस्त हैं। दिवाली से पहले मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण अभियान चलाया। अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें 26 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है।
अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में कई वीआईपी समेत भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है।